सभी को सुप्रभात। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम भाव पल्लवन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस भाव पल्लवन शीर्षक के अंतर्गत जो चर्चा के बिंदु हैं वह इस प्रकार हैं। पल्लवन का अर्थ, भाव पल्लवन का अर्थ, भाव पल्लवन की प्रमुख विशेषताएं, पल्लवन से संबंधित कुछ नियम, पल्लवन की आवश्यकता, पल्लवन की विधि और अंत में उपसंहार। सर्वप्रथम पल्लवन का अर्थ। जब किसी विचार को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है या उसे सूक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके अर्थ को ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता होती है कि उन पंक्तियों को व्याख्यायित किया जाए ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके। पल्लवन के अंतर्गत इसी उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। अतः पल्लवन को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार या भाव के विचार को पल्लवन कहा जाता है। भाव पल्लवन का अर्थ। पल्लवन का अर्थ हमने जान लिया। अभी भाव पल्लवन का अर्थ। किसी सूक्ति, भाव, विचार अथवा वाक्य के मूल भाव को विस्तार के साथ लिखना भाव पल्लवन कहलाता है। पेड़ में फूटे नए पत्तों को पल्लव कहते हैं। पेड़ में फूटे नए पत्तों को पल्लव कहते हैं और इस प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं। अतः किसी उक्ति अथवा वाक्य में निहित व्यापक संदेश को विस्तार देना ही भाव पल्लवन है। उदाहरण के लिए एक दोहा है, देखिए कबीर का, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान का भाव पल्लवन जो है वह इस प्रकार होगा। देखिए, निरंतर अभ्यास से अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानवान हो सकता है। अभ्यास से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और उसकी जानकारी बढ़ते जाती है। अभ्यास के लिए परिश्रम आवश्यक होता है। परिश्रम के द्वारा मंदबुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। बुद्धि के लिए परिष्कार और संस्कार के लिए लगातार प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान की प्राप्ति और बुद्धि को धारदार बनाने के लिए लगातार अभ्यास करना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। परीक्षा में वही विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास होता है जो निरंतर अभ्यास करता है, यानी निरंतर परिश्रम करता है। ज्ञान के विस्तार एवं वृद्धि के लिए हमें निरंतर अध्ययन रहना बहुत ज़रूरी होता है और हमारे लिए अनिवार्य भी है। देखिए, क्योंकि आज का जो कंपटीशन का युग है, इस युग की रफ्तार में हमें जाना है तो अध्ययन करना ये पहली हमारी शर्त है और उसके प्रति हम प्रतिबद्ध भी होना ये हमारा परम कर्तव्य भी है। देखिए, आज हम भारत रत्न से सुशोभित खेल जगत से जुड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ही अगर देखें तो वे अपने निरंतर अभ्यास से ही उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जितना अधिक अभ्यास, जितना अधिक परिश्रम हमारा होता है उतना हमें अनुभव अधिक मात्रा में आता जाता है और हमारे ज्ञान में चांद चार लगने लग जाते हैं। इसमें कोई दो दुविधा ही नहीं है। इस प्रकार भाव पल्लवन में मूल भाव को ग्रहण किया जाता है, अर्थात अभ्यास से अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानवान बनता है। इस मूल भाव से कौन सा प्रेरक संदेश मिलता है वही भाव पल्लवन होता है। इन पंक्तियों का भाव है अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, इसका जो भाव है देखिए वह है अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व में निखार भी आने लगता है। भाव पल्लवन के स्वरूप में मूल भाव की मान्यता और धारणा आदि का उल्लेख, प्रेरणापद संदेश आते हैं। इन तीनों की सहायता से भाव पल्लवन बन जाता है। इसके पश्चात भाव पल्लवन की विशेषताएं। भाव पल्लवन
पल्लवन भाव या विचार का विस्तार है, लेकिन यह व्याख्या भावार्थ से भिन्न है। पल्लवन व्याख्या तथा भावार्थ में तात्विक अंतर होता है। पल्लवन में निहित भाव का इसमें विस्तार हम देखते जाते हैं। पल्लवन में प्रसंग निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका टिप्पणी करने की छूट नहीं है, जिस प्रकार की छूट व्याख्या करने में हमें होती है। और इसकी जो पांचवी विशेषता है, पल्लवन में मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए भाव विस्तार संबंधी कोई सीमा नहीं होती, जिस प्रकार की सीमा भावार्थ में मूल भाव को स्पष्ट करने के संबंध में होती है। पल्लवन के द्वारा मूल तथा गौण दोनों प्रकार के निहित भावों को प्रकट किया जाता है। पल्लवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, पल्लवन के लिए मूल अवतरण के संपूर्ण भाव को सबसे पहले अच्छी तरह समझ लेने का प्रयास करना यह हमारी पहली प्रतिबद्धता है। मूल भाव या विचार के साथ साथ गौण या सहायक विचारों को भी समझने की चेष्टा कर लेना जरूरी होता है। तीसरा, अर्थ विस्तार हेतु कुछ उदाहरण तथा तथ्य भी इसमें दिए जा सकते हैं। चौथा, भाषा में स्पष्टता, मौलिकता तथा सरलता का होना बहुत जरूरी होता है। इसमें प्रयोग किए गए छोटे छोटे वाक्य अधिक उपयुक्त होते हैं। छठा, अलंकृत भाषा लिखने से हमें बचना चाहिए, जितना हो सके अलंकृत भाषा का प्रयोग न करें। सातवां, पल्लवन में मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार होना चाहिए। टीका टिप्पणी या आलोचना से हमें बचना चाहिए। पल्लवन समाज शैली की जगह व्यास शैली में लिखना चाहिए, अर्थात इसमें तथ्य को विस्तार से लिखा जाना चाहिए। नौवां, पल्लवन की रचना अन्य पुरुष में होना चाहिए। 10वां, इसमें सामसिक शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो पल्लवन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह प्रश्न उठना साहजिक है। देखिए, अगर उसके अर्थ में हम देखेंगे, कम से कम शब्दों में लिखे गए विचारों तथा भावों में इतनी स्पष्टता नहीं होती जिसे सभी आसानी से समझ सके। कुछ दोहे ऐसे होते हैं, कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जिसका भाव आसानी से समझ पाना बहुत कष्ट होता है। देखिए, तो ऐसे संदर्भ में वैसी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना ये आज की आवश्यकता है। देखिए, इसे ही भाव पल्लवन कहा जाता है। भाव पल्लवन के जरिए उन पंक्तियों के भाव को, उन दोहों के भाव को, उन वचनों के भाव को सहज रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि गंभीर लेखक गागर में सागर भरते हुए न्यूनतम शब्दों में अधिकतम बातों को लिखने का प्रयास करता है, जिसे आसानी से बिना स्पष्टता के नहीं समझा जा सकता। अगर कबीर का एक दोहा है, देखिए बहुत ही अद्भुत दोहा है, उसको विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कबीर का एक दोहा है, देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से भी लिखते जाते हैं। वो कहते हैं, एक जगह लिखते हैं, देखिए वे कह रहे हैं, मोको कहाँ कहाँ ढूंढो बंदो, मैं तो ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, सच्चे मन से ढूंढो तो मिलो क्षण भर की तलाश में। तो कबीर का यह दोहा है। या कबीर का और एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो अगर इसका विस्तार हम अगर करते जाएंगे, बुरा देखने के लिए मैं दुनिया में निकला, लेकिन बुरा व्यक्ति कोई मुझे मिला नहीं। जब मैं अपने भीतर झांक कर अपने आप को तलाशता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, तो मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है का ज्ञान मुझे हो गया की बात कबीर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे दोहे हैं, देखिए, जिनका भाव पल्लवन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके सौंदर्य को हम पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम देखेंगे, हिंदी में ऐसे हजारों सूक्तियाँ, कहावतें प्रचलित हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट करने हेतु उनका अर्थ विस्तार करना आवश्यक होता है। ऐसी बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, कहावतियाँ हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं,
जो आसानी से जो सामान्य लोगों को समझ पाना बहुत दुष्कर होता है, ऐसे संदर्भ में अगर उसका भाव पल्लवन करने के ज़रिए हम सामान्य लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, सामान्य पाठकों तक उन्हें पहुंचाते हैं, तो उन्हें समझने में बहुत दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। क्योंकि अर्थ विस्तार करते समय मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों का उपयुक्त या सही अर्थ पकड़ने का प्रयास भाव पल्लवन में किया जाता है। भाव पल्लवन की अपनी एक विधि होती है, उस विधि के अंतर्गत ही भाव पल्लवन किया जाता है। तो सबसे पहली विधि है, दिए गए वाक्य या सुभाषित को अच्छी तरह से पढ़िए और उस पर चिंतन मनन कीजिए ताकि उसका अर्थ और अभिप्राय पूरी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा, सोचिए कि उस व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या विचार या भाव आ गए हैं और आपके मन में इसके पक्ष में क्या क्या विचार प्रस्फुटित होते हैं। क्या आप उस मूल कथन की पुष्टि में कोई उदाहरण, दृष्टांत या प्रमाण दे सकते हैं? तीसरा, विस्तार उसी बात का होना चाहिए जो मूल में हो। जोड़ना उतना है जो निश्चित रूप से उसी विषय के अनुकूल हो। चौथा, आप यह समझ लीजिए कि मूल उक्ति किसी लंबी चौड़ी बात का निष्कर्ष स्वरूप है। सोचिए कि विचारों के किस क्रम से यह बात अंत में कही गई है। पांचवा, इसके बाद इस सब विधियों को समझने के पश्चात आप लिखना शुरू कर दे सकते हैं। आपका लेख कितना बड़ा हो इस बारे में कोई नियम नहीं है, पर पैराग्राफ भी हो सकता है, 2-3 भी। एक पैराग्राफ भी हो सकता है वहाँ, या 2-3 पैराग्राफ भी हो सकता है। आप अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए और देखते जाइए कि मूल की सब बातें उसमें आ गई हैं या नहीं। यदि परीक्षक कहे कि इतने शब्दों में पल्लवन करें तो इस सीमा निर्धारण का ध्यान हमें रखना जरूरी होता है। यदि कोई निर्देश न हो तो 300-350 शब्द काफी समझे जा सकते हैं। छठा, आप अपने लेख की पुष्टि में ऐसे उदाहरण भी दे सकते हैं जिनकी संगति उस विषय में निश्चित हो। सातवां, अप्रासंगिक बातें मत उठाएं। उक्ति की आलोचना या टीका टिप्पणी या विरोध नहीं करना चाहिए। आठवां, मैं और हम का प्रयोग भूल कर भी ना करें। अन्य पुरुष में ही हमेशा बात करना चाहिए। नौवां, और पल्लवन करते समय भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। इस ओर आपका ध्यान होना बहुत जरूरी होता है। 10वां, अपना लेख एक बार दोहरा ले। कोई शब्द, कोई अक्षर या मात्रा या विराम चिन्ह छूट गए हो तो उसे ठीक कर लेना, ये भाव पल्लवनकर्ता का पहला कर्तव्य होता है। 11वां, लेख में कोई विचार, वाक्य या वाक्यांश दोहराया न जाए। 12वां, परीक्षा से पहले घर पर अभ्यास करते रहिए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। निर्धारित समय से पहले आप अपना काम कर लेंगे। तो इस प्रकार हम भाव पल्लवन की विधियां, उसकी विशेषताएं, उसके नियमों को देखने पश्चात, उसके अर्थ को जानने के पश्चात उपसंहार के तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी सूक्ति, भाव, विचार अथवा वाक्य के मूल भाव को विस्तार के साथ लिखना ही भाव पल्लवन कहलाता है। पेड़ में फूटे नए पत्तों को पल्लव कहते हैं और इस प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं। हिंदी में अनेक ऐसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, दोहे हैं, सूक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ हैं जिनका अर्थ विस्तार करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उनके सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, उसकी शोभा बढ़ जाती है और उसे जनसामान्य को समझने के लिए आसानी हो सकती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।